मेरी तिब्बत यात्रा महापंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है। अभी तक हम इसकी 4 वीडियो बना चुके हैं और इसमें हमने इसका पहला खंड पूरा कर लिया है। आज से हम देखेंगे दूसरा यानी द्वितीय खंड। द्वितीय खंड का नाम है चांग की ओर। ये जो पत्र लिखा गया है वो गंग नामक जगह से और 8/9/34 को लिखते हैं आचार्य राहुल सांकृत्यायन जी अपने मित्र आनंद के लिए। प्रिय आनंद जी, 8 अगस्त को फेनबो से लौटकर लहासा पहुंचे। उससे पहले की बात पिछले पत्र में लिख चुके हैं। इस 1 महीने में कोई बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ साम्यवाद ही क्यों को समाप्त किया। ध्यान रखें, ये नाम साम्यवाद ही क्यों को समाप्त कर चुके थे। पहले लासा जाने का इरादा था, किंतु फेनबो के प्रांत में जाने से हमारे फोटोग्राफर नातीला ने मन एकदम ढीला कर दिया। हमारे पास किताबों के फोटो लेने का कैमरा नहीं। कैमरा तो है, किंतु वह गांची में पड़ा है। कोई आने वाला आदमी नहीं मिला कि उसे यहाँ लावे। दूसरी सभी पुस्तकें जो यहाँ हैं बिना भोट सरकार की आज्ञा के देखने को मिल नहीं सकती। भोट सरकार यानी कि उस समय जो भूटान देश था उसके आसपास का क्षेत्र था, वहाँ की जो सरकार थी वो भोट सरकार। रेजेंट और महामंत्री ने कहा भी कि पत्र शीघ्र भेज देंगे, किंतु वह नहीं ही मिला। उसकी इतनी आशा भी न थी, यदि मिलेगा तो गांची भेज देंगे। लहासा के लिए खच्चर भी नहीं मिला। इस प्रकार इस बार समय नहीं जाना हुआ। ठीक है, ये जगह का नाम है। ठीक है, इसका मतलब समय नहीं है। गांची के लिए एक सज्जन 4 तिथियों तक वादा करते रहे। आखिरी तिथि उन्होंने बहुत विश्वास दिलाकर 9 सितंबर मुकर्रर की, किंतु कल पूछने पर मालूम हुआ अब जरूर 11 सितंबर को भेजेंगे। खच्चर के मालिक भोट एक सरदार हैं, तो भी यहाँ के लोगों में तो यह बात आदत में शामिल हो गई है। आखिर में कल ही पक्का निश्चय कर लिया था। गांची चल देने के लिए छुसिन सर वालों को 4 खच्चर देने के लिए कहा। खच्चरों की हिफाजत के लिए डेपुंग मठ का एक भिक्षु चलने को तैयार हुआ। कौन से मठ का भिक्षु? डेपुंग मठ का। हम और गेशे चलने को तैयार। आज सवेरे पहले तो मंगोल भिक्षु मुश्किल से तैयार हुआ, फिर मिलने पर बोला मैं विहार से कपड़ा लत्ता लेकर रास्ते में तैयार रहूंगा। खैर, हमने खच्चरों को कसने को कह दिया। छुसिन सरबालों ने वह काम फेनपो यात्रा में तलवार उठाने वाले सोनम गेंज को दे दिया। हमें पहले ख्याल ना हुआ। उसने छुसिन सर के 12 खच्चरों में एक बूढ़ा, एक लंगड़ा और 2 भी करीब वैसे ही कस दिए। 9:30 बजे सवेरे लहासा छोड़ा। समय का ध्यान रखें, 9:30 बजे कभी कभार पेपर में पूछ लेता है। शहर से बाहर निकलकर देखा तो मालूम हुआ खच्चरों की मोहड़ी भी नहीं और ना रात को बांधने की रस्सी। हमारे खच्चर पर तो उसने नीचे का मोटा गद्दा भी नहीं लगाया, जिसके बिना खच्चर की पीठ जल्दी कट जाती है। हमने लंगड़ी खच्चरी को कुछ दूर तक साथ में चलने वाली दूसरी खच्चरी से बदलना चाहा, जिसका विरोध छुसिन सिर के दूसरे खच्चर नौकर ने किया। बहुत आग्रह देखने पर वह लौट गया और उसने जाकर सोनमगंज से कहा हम लोग डेपुंग विहार के नीचे वाले गांव डेपुंग से आने वाले भिक्षु के इंतजार में रहे। इतने ही में सोनमगंज दूर से ही बाहें चढ़ाते आया। उसके पास तलवार भी थी। हम हट गए, वह लाल खच्चर लेकर लौट गया। पहले इरादा था साथ में भेजकर
लासा से छुसिनसर से दूसरा खच्चर मंगावें। फिर छुसिनसर वालों की भी कठिनाई का ख्याल आया। दूसरे खच्चरों को खिलाने वाले आदमी का भी पता नहीं। अंत में सोच विचार कर छुसिनसर के खच्चरों को लौटा देने का निश्चय किया। संयोग से उसी वक्त कुछ गधे वाले आ गए। उन्होंने 3 गधों पर हमारा सामान लाद लिया। ब्रह्मपुत्र की धार तक के लिए किराया ठीक हुआ। आज लासा से 10 मील पर इस गांव में ठहरा। ब्रह्मपुत्र के नेपशोला पर बहुत डाके बढ़ रहे हैं। इधर भी रास्ता खतरनाक है, तो भी लासा में बेकार बैठे रहने से चलना भी अच्छा। साथ में प्रयाग और पटना म्यूजियम की चीज़ें भी हैं। खतरा बहुत अधिक है, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं। मैं और चित्रकार धर्मवर्धन 2 ही हैं जिनके पास एक पिस्तौल और एक छोटी सी तलवार है। और भी लिखता, किंतु बहुत लिखने का मन नहीं कर रहा है। पैदल चलने से थक भी गया हूँ। तिब्बत में गधे वालों का कायदा खच्चर वालों से अलग ही है। यहाँ खच्चर वाले 9-10 बजाकर चलते हैं, वहाँ गधे वाले 2-3 घंटा रात रहते ही चल देते हैं। गधे वाले गांव में ठहरना भी नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ उन्हें चारे के लिए दाम देना पड़ता है। हम लोग चाहते नहीं थे कि पटना और प्रयाग के म्यूजियम की चीज़ों तथा अपनी जान को लेकर गांव से दूर पड़े रहें। खैर, हमारे गधे वाले बड़े ही भले मानुस निकले। इनाम अखराम देने पर भी यदि तिब्बत में आदमी भला मानुस निकल जाए तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने हमारी बात मानकर ही गंग के गांव में रहना स्वीकार किया था। गंग से 2 घंटा रात रहते 5:30 बजे ही चल पड़े। यद्यपि शुक्ल पक्ष की परिवाह होने से रात अंधेरी थी। परिवाह यानी कि जो पड़वा होती है, ठीक है, यानी कि जो प्रथमा होती है, ठीक है, उस तिथि की बात हो रही है। परिवाह होने से रात अंधेरी थी, तो भी तारे काफी उजाला दे रहे थे। लासा 31 अक्षांश उत्तर है, इसलिए उत्तर और ध्रुव तारा उतना ही ऊपर क्षितिज में दिखलाई पड़ रहा था। एक बार मृगशिरा के खटोले ने अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। मृगशिरा का तारा मंडल होता है, इसी नाम का नक्षत्र रहता है, और दिल ने चाहा एक बार अपने परिचित तारों की ओर ख्याल करें, किंतु वह तो ठहर कर ही हो सकता था। हाँ, सूर्योदय से पूर्व ही पूर्व की पहाड़ियों पर एक प्रकाशमान तारा दिखलाई पड़ा, जो शायद शुक्र था। उसने पर्याप्त रोशनी दी। जानते हो, हम तिब्बत की रात को सफ़र कर रहे थे, जहाँ की दिन में भी अकेले दुकेले आदमी की जान जाना बिल्कुल मामूली बात है। 9:30 बजे हमारे गधे लासा वाली नदी के तट पर ठहराए गए। उन्हें पहाड़ पर घास चरने के लिए छोड़ दिया गया और हम लोग भी अपनी पेट पूजा में लग गए। धूप बड़े कड़ाके की थी, छाता लगाए बिना गुजारा न था। राहगीर ने कहा, आपका साथी मंगोल भिक्षु आगे जा रहा है। वह पूछ रहा था, खच्चर पर चढ़े भारतीय भिक्षु क्या आगे मिले। अब मालूम हुआ कि जिन्हें हमने खच्चरों के लिए ठीक किया था, खच्चरों की लौटा देने पर भी वह हजरत आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग 2 बजे फिर रवाना हुए। कुछ धूप भी थी और इधर शरीर में थकावट मालूम हो रही थी। हिम्मत तो खैर अब भी पैदल चलने के लिए थी, किंतु प्यास बहुत लग रही थी। शाम को दजड स्मंग गांव में पहुंचे तो बुखार आ गया। रात को कुछ नहीं खाया। मकान वैसे अच्छा था, किंतु बत्ती बालने यानी बुझाने के बाद ही शरीर का कोई कोई भाग चुनचुनाने लगा। पहले उधर ख्याल नहीं गया। सब लोग सो गए, हम भी लेटे। अब सारे शरीर में चुनचुनाहट हो रही थी। उठने में आलसी थी। लेटे लेटे सोच रहे थे, पिस्सू हैं या खटमल, किंतु और देर तक मन बहलाव करना मुश्किल था। टार्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाना और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रहे हैं। खटमल दादा, तुम पहुंच गए।
हाथ को बदन की एक चुनचुनाहट पर फेरा तो मालूम हुआ पिस्सू भी। अब क्या किया जाए, थोड़ा सा ज्वर भी था ही, तो भी हमने खुली छत पर सोना ही अच्छा समझा। धर्मवर्धन को भी नींद नहीं आ रही थी। उसे जगाया और अपना बिछौना लेकर हम छत पर पहुंचे। तो भी बिछौने ओढ़ने में दोनों जाति के काफी सज्जन चले आए थे, इसलिए रात को नींद अच्छी तरह नहीं आई। हाँ, ज्वर के आगमन से यह मालूम हो गया था कि कल पैदल नहीं चला जाएगा। खोजने पर छुसर भर के लिए एक घोड़ा मिल गया। लासा से चलते वक्त कुशोतंदर, यानी कि लासा के जो तार अफसर हैं, उसको क्या कहा गया है, कुशोतंदर, को सूचित कर दिया था। फिर खच्चरों को लेकर लौटने वाले सुख योगी से भी सब बात कह देने को कह दिया था। छुसर के तार घर यहाँ लाइन देखने के लिए टेलीफोन मात्र हैं। मैं पहुंचते ही मालूम हुआ कि कुशोतंदर ने फ़ोन कर दिया था और यहाँ के सज्जन ने कल सवेरे के लिए 2 घोड़े भी तैयार कर लिए हैं, किंतु हमें तो आज ही चल देना था। जोर के आते ही अब ख्याल होने लगा शीघ्र से शीघ्र आगे पहुंचने का, ऐसा ना हो कि कहीं रास्ते में ही रुक जाना पड़े। खाने की तो भूख नहीं थी और ज्वर भी था, तो भी शरीर में ताकत कायम रखने की भी अत्यंत आवश्यकता थी। नहीं तो 2 बड़ी बड़ी जोतों को पार कर आगे पहुंचना हंसी ठट्टा नहीं था। उसी समय भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद के वचनानुसार परम सात्विक शुक्ल अंबर धर्म विष्णु शशि वर्णम का ध्यान आया, यानी कि दूध का ध्यान आया। इसमें दूध की बात हो रही है। दूध में मिलाया तो गया 4 शुद्ध सालग्रामों को, किंतु हम तिहाई दूध भी नहीं पी सके। 2 बजे रवाना हुए एक दूसरे घोड़े पर। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर कौन चौक लौटते मिले। मालूम हुआ वे सब घाट तक पूछने गए थे। बड़ा अफसोस हुआ कौन चौक की परेशानी के लिए। उसको कुछ पैसा दिया, कुछ सांत्वना की बात कही और फिर कौन चौक लासा की ओर और हम आगे की ओर। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दिल में व्यथा होने लगी। कौन चौक को कुछ और पैसा देना चाहिए था, बड़ा ही भला मानुस था, लेकिन अब तो वह दूर चला गया था। रात को सेमा थोप गांव में रास्ते ही पर ठहरे। कल रात के अनुभव ने बतला दिया था कि घर में रहने से पेड़ के नीचे रहना अच्छा है। पेड़ के नीचे ही डेरा पड़ा और बड़े आराम से सोए। हाँ, यह मालूम होना चाहिए कि छूसर से 1.5 मील चलकर हम दूसरे रास्ते जा रहे थे। पहले हमारा जाना खमवाला, ये जोत का नाम है, खमवाला जोत से हुआ था। बरसात में चुवोरी के दास का चकसम घाट बंद हो जाता है। ठीक है, आपको थोड़े नाम इसी तरीके के मिलेंगे। उस टाइम पे जो भोट देश है, भूटान है, तिब्बत का क्षेत्र है, तो लोगों के जगह के नाम इसी प्रकार के आपको वहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि नदी की धार का वेग और विस्तार बढ़ जाता है और उसमें काठ का चौकोर डोंगा नहीं चलाया जा सकता, एक तरीके की नाव बना ली जाती है। चुबोरी पहाड़ के उस पार देखा, यह खास भारत से आया पहाड़ है, ऐसा सभी वोटबाजियों का विश्वास है और हम भारतीयों को भी देशभक्ति के नाते उसे स्वीकार ही करना चाहिए। इस पर्वत की उसी तरह परिक्रमा की जाती है जैसे चित्रकूट की। इसके चारों ओर 108 विहार, 108 चैत्य और 108 चश्मे बतलाए जाते हैं। 11 सितंबर 1934, यहाँ पर नौ कर लें, 1934 को फिर रात रहते ही चल दिया। कुछ देर में रास्ते में 2 महान स्तूप दिखाई पड़े। अनुराधपुर के रत्नमाल जितने तो नहीं, तो भी बहुत ऊंचे हैं। दिन होता तो और देखते और फोटो भी लेते। ये बिल्कुल बेमरम्मत हैं। कौन? जो स्तूप दिखाई दिए। आगे वखोर का मठ मिला, फिर चैंस सकोर यंगचे का बहुत ही विशाल बिहार, जिसके पास में सफ़ेदे के कितने ही बड़े बड़े बाग भी हैं। इन विशाल मठों और इनके निवासी भिक्षुओं को देखकर चित्त को खेद होता है। भोटवासियों को उन्होंने बहुत से दुर्गुण सिखलाए हैं। किसने? जो मठों में निवासी जो भिक्षु लोग हैं, उन्होंने।
वोटवासियों के लिए तब तक भले दिनों की आशा न थी जब तक ये इतनी संख्या में मौजूद रहेंगे। दाल में नमक स्वाद को बढ़ाने वाला होता है, किंतु उसका खास परिमाण है। यदि दाल के भाग को भी नमक ही ने ग्रहण कर लिया तो फिर वह दाल क्या खाने की रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य राहुल बता रहे हैं कि जो भिक्षु लोग हैं, मठ में निवास कर रहे हैं, तो वोटवासियों को उन्होंने बहुत सारे दुर्गुण सिखला दिए हैं। लेकिन जो वोटवासी उनकी संख्या कम थी और ये भिक्षु ज़्यादा थे, तो वही बात उन्होंने कही है कि दाल के भाग को नमक ने ही जगह ले ली है दाल की, तो फिर दाल खाने लायक कैसे रहेगी। आगे रास्ते में चलते एक पत्थर का खंभा मिला। वोट सम्राटों के लेख स्तंभों के बारे में कुछ जानकारी होने से उसे तुरंत ही पहचान लिया और गौर से देखने पर 2 और कुछ पंक्तियां भी दिखाई पड़ी। छापा लेने भर के लिए समय न था। 9 बजे ब्रह्मपुत्र के धार पर पहुंचे। घंटे भर के इंतजार के बाद चमड़े की नाव, इसका क्या नाम है, क्वा। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वा क्या चीज है, तो चमड़े की नाव। तो 9 बजे ब्रह्मपुत्र की धार पर पहुंचे और घंटे भर के इंतजार के बाद चमड़े की नाव क्वा मिली और पार हुए। गांव में 3 बजे तक रहना पड़ा। तब नमपाशिप के लिए 2 घोड़ों और 2 बैलों का इंतजाम हुआ। रहने के लिए एक बड़े जमींदार के यहाँ इंतजाम हुआ। एक आदमी ने अपनी फूली नाक की दवा मांगी। 3-4 आयोडीन लगा दिया। फिर क्या था, उस 5-6 घर के गांवों से 5-6 मरीज आ पहुंचे। 3 औरतों के फोड़े फिलसियों का असल कारण तो आतशक था। तिब्बत में, खासकर भारत और लासा के बीच के रास्तों में यदि कोई डॉक्टर आए तो उसे सबसे अधिक रोगी गर्मी और सुजाक के मिलेंगे। आज सवेरे 7 बजे हम जब शोला की ओर चले, पहले आसन चढ़ाई ने उत्साह बढ़ाया, किंतु आगे फिर दांत खट्टे होने लगे। साथ ही आज वर्षा भी होने लगी। होड़ देश की जोतें तो खून और डकैती के खास स्थान हैं। बड़ी सावधानी से जाना पड़ता है। जब शोला की चढ़ाई कड़ी है और दूर तक है, धर्मवर्धन को ऊंचाई के कारण हिचकी सी आने लगी। हमने कहा, एक अंडा निकाल कर खाओ। खाने के साथ ही बंद हो गई। जोत पर पहुंचकर हमें एक और बीरी और सफेदे के वृक्षों वाली ब्रह्मपुत्र उपत्यका दिखाई पड़ रही थी और दूसरी ओर वृक्षों से सर्वथा सून नीलम और पानी वाले यमलोक सरोवर की तटी। इधर उतराई बहुत दूर तक समान सी है, फिर कुछ कड़ी सी। हम तो आज सारी उतराई पैदल ही आए। 2 दिनों तक प्राय उपवास ही रहा। हाँ, शरीर में शक्ति रखने के लिए कल ही 1 दर्जन अंडों का फलाहार हुआ था और आज भी चलने से पूर्व 3। ठीक है, चलने से पूर्व 3 अंडों का। उन्होंने काफ़ी ताकत दी। आज रात को भात बनवा कर खाया, साथ में कुछ सूखी मछलियों का सालन था। अन्न मीठा लगा। 5:30 बजे शाम को पेदे जोंग पहुंचे। तारघर, यहाँ भी टेलीफोन मात्र। पहुंचने पर मालूम हुआ कृपालु कुशोत्तंदर ने यहाँ भी मदद देने के लिए सूचना दे रखी है। यही यह पत्र लिख रहा हूँ। मालूम हुआ कल नंग रंगचे से 50 बिल यहाँ आ रहे हैं। वह समय आदि को देखने के लिए इस वृद्ध पर में भी विलायत के आराम को छोड़कर आ रहे हैं। हो सकता है कल रास्ते में भेंट हो। 4 दिन में ज्ञांची तो पहुंच सकते, किंतु यदि सवारी बारदारी का प्रबंध होता तब ना। आज इतना ही। ठीक है, तो ये हमारा द्वितीय खंड का एक भाग पूरा हो गया है। अगला भाग है नगरचे 3034, से हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे।